नमस्कार, मैं नीतू विश्वकर्मा। आज मैं आपको दादरा नगर हवेली के मनोचिकित्सक डॉक्टर पर्वतराज जी से एक मुलाकात करवाती हूँ। इनसे जो बातचीत की गई है उसमें एक बहुत बड़ी मुद्दा ली गई है, जो कि आज के समय में पूरे विश्व में ये एक मुद्दा बना हुआ है कि जो कोरोना काल में यहाँ जो महामारी फैली थी उसमें बच्चे लोग या जो भी है जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं उनमें क्या अभी समस्याएं आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही है और उनको कैसे सॉल्व किया जाए, इसी विषय पे चर्चा की गई है। आइए दिखाती हूँ इसकी एक रिपोर्ट। तो सर, जो अभी कोरोना का जो दौर गुजरा है उससे बच्चों में क्या इफ़ेक्ट आया है, किस प्रकार के लोग सरवाइव कर रहे हैं, किस प्रकार से, इसके बारे में आप क्या करें? नमस्कार, मैं डॉक्टर पर्वतराज तांबड़े, मनोचिकित्सा केंद्र दादरा नगर हवेली। ये जो कोरोना का काल चला 2020 से लेके 2021 तक, अभी तक, इन दौरान बच्चों का स्कूल नहीं था, बच्चे घर में ही थे। कुछ बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में थे वो ऑनलाइन पढ़ सक रहे थे और कुछ बच्चे जो गवर्नमेंट में थे वो बहुतांश पढ़ाई से टूट चुके थे, पढ़ाई से दूर ही थे। इसमें से खास करके वो बच्चे जो 8वीं 9वीं कक्षा में थे वो 10वीं में चले गए, जो 10वीं में थे वो 11वीं में चले गए बिना परीक्षा के। अभी जो 10वीं में बच्चे हैं उनकी 2-3 महीने पहले स्कूल शुरू हुई। 2-3 महीने पहले स्कूल शुरू होने के बाद बोर्ड की एग्ज़ाम भी अभी मंथ ऑफ दिसंबर में हुई। जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस थे वो हुए। तो बच्चों को जो पढ़ाई से दूर हुए हैं, अचानक वो पढ़ाई, वो भी बोर्ड की पढ़ाई, ऊपर से बोर्ड की एग्ज़ाम आना, ये बच्चों के लिए एक बहुत आघात जैसा, एक चैलेंजिंग जैसा ये दौर रहने वाला है, रह रहा है। और इस वजह से बच्चे तनाव में आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उनका खुद का एक महत्वाकांक्षा होती है बच्चों की इस उम्र में। दूसरी बात पेरेंटल प्रेशर होता है, तीसरी बात स्कूल का भी प्रेशर है। तो बच्चे तनाव में आना बहुत स्वाभाविक है। और इस वजह से हम राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इन्होंने ये चैलेंज, ये जो बच्चों की तकलीफ़ है इनको समझा और हम स्कूल जाकर, हमारे जो सोशल वर्कर है, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है, वो हर स्कूल जाकर, खास करके जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ जाकर हम बच्चों से संवाद स्थापित कर रहे हैं, उनको तनाव को हम समझ रहे हैं और साथ में उस तनाव मुक्ति के उपाय भी हम दे रहे हैं। और उन्हें हम एक हेल्पलाइन 104 के बारे में भी बता रहे हैं कि कैसे अगर वो किसी तनाव से जूझते हैं तो कैसे वो मदद ले सकते हैं, इस बारे में भी हम बता रहे हैं। हम खास करके हमने फोकस किया है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, क्योंकि इस उम्र के बच्चे जो किशोरावस्था में रहते हैं और वो खुद समझते हैं कि भविष्य कितना ज़रूरी है, करियर जो भविष्य के लिए कितना ज़रूरी है, जिनके ऊपर पेरेंटल प्रेशर भी रहता है और स्कूल का प्रेशर भी रहता है, इन्हीं बच्चों को हम फोकस कर रहे हैं। सर, यहाँ पे जैसा कि देखा जा रहा है जो सुसाइड केसेस ज़्यादा आमतौर पे देखी जा रही है, तो कि ये क्या वजह है और क्या लगता है सर, इसे कैसे लगता है? दादरा नगर हवेली में जो आत्महत्या का प्रमाण है वो अपने देश के 5वें नंबर पर है 2015 के आंकड़ों के अनुसार। इसका रीज़न ये है कि 2-3 उसके कारण है। पहला कारण है कि पिछले कुछ दशकों से अपने दादरा नगर हवेली में बहुत सारे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए और ये बदलाव इतने जल्दी समय में हुए कि यहाँ का जो नेटिव आदिवासी है वो इन बदलावों के साथ खुद को कोप अप नहीं कर पाया, खुद को ढाल नहीं पाया है। और उस वजह से ये सब, जब उसका परिवेश एकदम से बदल गया है, उस वजह से वो खुद को बदल न पाने की वजह से वो तनाव में होता है। जब तनाव में होता है तब व्यक्ति अल्कोहल का सहारा लेता है, यानी दारू का सहारा लेता है। वैसे भी यहाँ के जो नेटिव है इनके कल्चर में दारू है, पहले भी थी और उसका प्रमाण सस्ती होने की वजह से और बढ़ गया, तनाव की वजह से और बढ़ गया। जब दारू व्यक्ति कोई घर का पीता है तो उसका परिणाम वो घर के बाकी औरत
के भी ऊपर होता है, क्योंकि दारू पी रहा है तो उसका जो बर्ताव है उस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस ये चीज़ें होती है, उस वजह से पूरा आर्थिक गणित बिगड़ जाता है। तो ये सब आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव, उसके साथ खुद को ढाल ना पाना, ये चीज़ें, उस वजह से तनाव बढ़ना, ये चीज़ें, और उस वजह से दारू का सहारा लेना, ये चीज़ें, ये आत्महत्या के लिए यहाँ एक मेन कारण मुझे दिखता है। सर, जैसा कि मैंने देखा है कि ये जो एग्ज़ाम आते हैं उसके बाद जो एग्ज़ाम में फेल होते हैं बच्चे, तो उसके बाद एक ही रास्ता अपनाते हैं कि वो सुसाइड करते हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? बच्चों ने ये समझना चाहिए कि ये स्कूल की एग्ज़ाम है, ये उनके जीवन की एग्ज़ाम नहीं है। जो भी उनको वो एक पेपर मिलने वाला है जिसे हम मार्कशीट कहते हैं, और जिसके ऊपर जो मार्क्स है उन सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ये उनके जीवन के मार्क्स नहीं है, और ये उनके जीवन की योग्यता को नहीं दर्शाता है। पहली बात इतना रखना चाहिए, ये जीवन का एक छोटा सा पार्ट है। जिन्होंने वो पढ़ा है, जिनको याद रखा है, और जो उन्होंने पढ़ा है वही क्वेश्चन बराबर आए हैं, वो पास हो रहे हैं। अगर जो पढ़ाई नहीं हो पा रही है और वो जो उसने पढ़ा है वो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में नहीं आया है और वो पास नहीं हुए हैं, तो वो नहीं हुआ है, वो सिर्फ परीक्षा में नहीं हुआ है, आगे और चांस है। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ये जो समय था वो सबके लिए सही नहीं था। जो कोरोना का काल आया 2020 में, 2021 में, जो प्राइवेट स्कूल थे, अमीरों के बच्चे थे, उनको ऑनलाइन स्टडी मिली, किसी ने ऑनलाइन ट्यूशन्स लगाए, किसी के माँ बाप पढ़े लिखे थे, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया घर में। परंतु जो गरीब बच्चे थे, ना उन्हें स्कूल से ऑनलाइन स्टडी मिला, ना ही उनका कोई ट्यूशन जैसा वो कर पाए, ना ही उनके माँ बाप उनको पढ़ा सकते हैं। और अगर अभी आप इन अचानक एग्ज़ाम को सामने जा रहे हैं, तो आप अपने रिसोर्सेस में आपको जो माहौल मिला उस हिसाब से आप इस एग्ज़ाम को सामने जा रहे हैं। तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए, तुलना मत कीजिए। जितना आपको समय मिला, जो आपको माहौल मिला, उस माहौल में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये आज के कोरोना काल में बहुत बड़ी बात है। पास होना, फेल होना, ये मेरे हिसाब से तो कोई मायने नहीं रखता है। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, यही मायने रखता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम गोइंग है, जितना आपकी पढ़ाई हो चुकी है उतमें आप समाधानी रहिए और एग्ज़ाम को दीजिए। पास और फेल के बारे में मत सोचिए। फेल भी हुए हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप उसके बाद में आप नए सिरे से पढ़ने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। आप अकेले नहीं हैं। कोरोना के समय में बहुत बच्चे को नुकसान हुआ है और बहुत बच्चे आपके जैसे ही हैं। आप पूरे जीवन में फेल हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा आप पास हो चुके हैं कि इतने कठिन समय में भी आप जितना हो सके उतना पढ़ा है आपने, और आप एग्ज़ाम को आपने फेस किया है, उसका सामना किया है। सर, ये जो इस तरह का जो माहौल बनता है, इसमें कहीं ना कहीं गार्जियन का भी रोल रहता है, तो इसके बारे में आप गार्जियन को क्या पहली बात, मैं बहुत अच्छा सवाल है जो आपने पूछा है। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अभी इस समय जब हम मंथ ऑफ दिसंबर में है और एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाली है जनवरी एंड में, फेब में, मार्च में होने वाली है, इस समय में भूतकाल में क्या हुआ है, बच्चे ने पढ़ाई की है या नहीं की है, इस बारे में बिल्कुल ही मत सोचिए। अभी वो समय नहीं है। अभी समय ये है कि बच्चा पढ़ाई करे। कैसे करे? जितना उससे हो सके उतना वो पढ़ाई करे। उसको दोष देने से कि अभी तक तूने पढ़ा नहीं है, तुझे अभी के स्कूल के एग्ज़ाम में बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, ये बात का समय अभी नहीं रहा है। आपको ये देखना होगा कि क्या बच्चा पढ़ पा रहा है, पढ़ रहा है। अगर वो नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसके कारण क्या है, और वो बच्चे के साथ डिस्कस करके उसको सपोर्ट करें। बहुत बार बच्चों को ऐसे लगता है कि होने वाली है तो मैं अभी क्यों पढूं, मैं पास नहीं होने वाला है तो अभी क्यों पढूं। तो उसे सपोर्ट देना चाहिए।
आपकी तरफ से अपने बच्चों को एश्योर करना चाहिए कि आप उसके पास होना फेल होना इसके बारे में नहीं सोचते हैं। आप सोचते हैं कि बच्चा जो है वो जितना हो सके उतना पढ़े और एग्ज़ाम दे। और आप इतना उसके साथ व्यवहार ऐसा करना चाहिए कि बच्चा आपके साथ शेयर कर पाना चाहिए कि उसको जो तकलीफ़ें हो रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो आपको मुक्त ओपनली वो आपके साथ बात कर सके, आप उनको समझ सके और उनको प्रॉब्लम को हटाने के लिए आप उनको सपोर्ट कर सके। जैसे कि घर का माहौल है, पढ़ाई का माहौल अगर घर में नहीं है, उसका मन नहीं लग रहा है घर के वातावरण की वजह से, तो आप वो वातावरण, वो घर का माहौल या फिर उसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करें अगर आप पढ़ा सकते हैं उसके लिए, या फिर आप टीचर से मिलके बात करके थोड़ा सा आप उसकी तरफ ध्यान देके आप उसको हेल्प करोगे तो वो सही रास्ता रहेगा। अभी उनका एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाला है, बोर्ड का एग्ज़ाम। तो काफ़ी उनके क्वेश्चंस रहते हैं, उस रिलेटेड ही हम एग्ज़ाम स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम हम हर एक स्कूल में, गवर्नमेंट प्राइवेट हर एक स्कूल में हम कर रहे हैं। तो बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि अभी शॉर्ट समय कम है, उसमें हम सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। जैसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो हम कैसे मन लगाएं। जैसे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो उसमें क्या क्या टेक्निक्स है, तो उसी के ऊपर हम उनको बताते हैं कि टेंशन की वजह से आप पढ़ाई को कैसे, टेंशन और पढ़ाई ये कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले स्टडी मैनेजमेंट बताते हैं, क्योंकि स्टडी अच्छी तरीके से हो गई तो टेंशन उनको ज़्यादा नहीं आएगा। स्टडी मैनेजमेंट के टिप्स हम बताते हैं, उनकी गलत आदतें जो पढ़ाई के दौरान वो गलत आदतें करते हैं, जैसे सुबह में रात भर जग के पढ़ाई करना, जैसे वो बच्चों लोगों की आदतें रहते हैं, तो वो हम करेक्ट करते हैं कि आपको नींद कंप्लीट लेनी है, अच्छा डाइट लेना है, एक्सरसाइज आपको करना है, कंटिन्यू बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, 45 मिनट तक पढ़ाई करनी है, उसमें 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। फिर आप अगर आपको समझो कि एग्ज़ाम के दौरान कुछ एंग्जाइटी हो रही है, खासकर लड़की लोगों को जो एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं अचानक से घबरा जाते हैं, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, पसीना आने लगता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से होता है। तो वहाँ पे आपको कौन सी टेक्निक आपको यूज़ करनी है, जैसे हमारे सर हमें बताया कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की टेक्निक ये बहुत ही हेल्पफुल रहती है, ऐसा हम उनको बताते हैं। तो उनकी जो जो गलत आदतें रहती है या फिर उनको समझ में नहीं आता है तो उस टाइम के अपनी सूझबूझ से वो क्या खुद की हेल्प कर सकते हैं वो हम उनको बताते हैं। अगर ज़्यादा कुछ टेंशन आ गया, स्ट्रेस आ गया तो वो कहाँ पे मदद ले सकते हैं उसके बारे में बताते हैं, जैसे कि आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जा सकते हैं या फिर 104 हेल्पलाइन से साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट से या फिर काउंसलर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर बच्चे के अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, जैसे याद नहीं रहता है, ये नहीं रहता है। बच्चे के अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं, जैसे याद नहीं रहता है, ये नहीं रहता है, तो वो हम उन्हें जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस की जो मैनुअल है स्टूडेंट्स के लिए, उसमें जो जो टेक्निक्स बताई गई है, जैसे याद नहीं रहता है उसके लिए जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो उसको सिंपल कीजिए, फिर उसका ग्रुप डिस्कशन रहता है, दोस्तों से शेयर कीजिए, लिख कर नोट्स बनाइए, या फिर जो भी आप पढ़ाई करें उसको इमेजिनेशन कीजिए, क्योंकि इमेजिनेशन करना ज़्यादा इजीली रहता है और हमें याद भी रहता है। जैसे हम मूवी देखते हैं तो उसमें हम देखते भी है और सुनते भी है तो हमें तुरंत याद रहता है, वैसे ही हमें जो भी पढ़ाई करनी है उसको इमेजिनेशन करना है, उसका इमेज बनाना है कि ऐसा हो रहा होगा, ये ऐसा होगा, इसे एसोसिएट करना है, हमें जल्दी याद रहता है। वैसे सिंपल टेक्निक्स हम उनसे बताते हैं और बच्चों लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहता है कि उनको मतलब पता नहीं रहता है ये सब टेक्निक्स जो गलतियाँ करते हैं, जैसे नींद कंप्लीट करनी है, खाना अच्छी तरीके से लेना है, फिज़िकल एक्टिविटी करनी है थोड़ी सी, और अगर टेंशन आ गया तो आपको क्या क्या टेक्निक्स आपको यूज़फुल रहेगी, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, मसल्स रिलैक्सेशन, मेडिटेशन करना, पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। तो ये सब हम उन्हें बताते हैं तो उन्हें हेल्पफुल रहेगी टेंशन से, ये टेंशन कम करने के लिए, स्ट्रेस कम करने के लिए। कि जो अभिभावक है, पेरेंट्स है, वो भूतकाल की तरफ न ध्यान दे कि बच्चे ने अभी तक पढ़ाई की कि नहीं, वो इस तरफ ध्यान दे कि बच्चा अभी पढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम जब 2-3 महीने पर है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना बच्चे ने शुरू करना चाहिए। अगर बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो ये कारण भी ढूंढने की कोशिश करे कि वो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, उसके साथ संवाद प्रस्तापित करें और उसको
सपोर्ट करे, जो उसकी जो समस्याएं आ रही है न पढ़ पाने के लिए, उसमें थोड़ा सा आप भी उसके पढ़ाई के लिए उनको मदद करें, या फिर टीचर्स का पढ़ाई के लिए टीचर्स की सहायता लें। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर पर्वतराज तांबे, आज का माहौल है, जो लोग कोरोना काल के बाद जो मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं, बच्चे से लेके बड़े तक सभी के बारे में जो उन्होंने ज्ञान दिया है, जो लोगों को जो जागरूक किए हैं, इस पे ध्यान देने वाली बात है और बहुत ही अच्छा बात बताए हैं। सर भी बताए जो स्कूलों में जा के सर्वे कर रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं, मैडम ने भी जानकारी दिया। तो आपने देखा कि कितनी अच्छी बातें बताई हैं और इस पे अमल करना चाहिए। धन्यवाद। मैं पब्लिक लाइव न्यूज़ से नीतू विश्वकर्मा।